देश में अगर कोई हिंसा होती है तो उसके लिए लोग सड़कों पर आ जाते हैं और हमारे देश के लोगों को प्रताड़ित करते हैं, लेकिन हमारे ही देश के लोग जब प्रताड़ना का सामना कर रहे हैं उनके लिए कोई सड़क पर नहीं आ रहा है। देखिए, अगर बांग्लादेश में हिंसा हो रही है उसके लिए कौन आ रहे हैं, सड़क पर कौन आ रहे हैं? वो पर्टिकुलर एक समाज के लोग हैं, पर्टिकुलर एक पार्टी के लोग हैं, एक संगठन के लोग हैं, एक विचारधारा के लोग जो हल्ला मचाते हैं। हिंदू 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 जो हल्ला मचाते हैं, ये उनका है। पर जब वो पार्टी और उस तरह के संगठन, उस तरह की विचारधारा के लोग और केंद्र में सरकार भारतीय जनता पार्टी की, मणिपुर में सरकार भारतीय जनता पार्टी की, जब वही हिंसा कराने में इन्वॉल्व हैं, उसमें संलग्न हैं, सड़क पर कौन आएगा? सड़क पर तो बाकी लोगों को आना पड़ेगा। जो लोग इस देश में, इस देश के सभी लोगों को सुख और शांति से यहां रहने देखना चाहते हैं, उन लोगों को आना पड़ेगा। आज हम मणिपुर के लोग हैं, आप देखिए बहुत बड़ी संख्या है। आज मैं मतलब 3-4 आंदोलन जो मैंने देखे हैं, आशा सबसे ज्यादा संख्या आज यहाँ पर है और मुझे उम्मीद है कि ये संख्या धीरे धीरे बढ़ेगी। लेकिन इसके साथ साथ वो सोशल ऑर्गेनाइजेशन, वो लोग जो देश में शांति चाहते हैं, जो देश में एक व्यवस्था चाहते हैं, सुख चैन से लोग रह सकें, वो चीज चाहते हैं, उन संगठनों को भी, उन लोगों को भी इसमें भागीदारी अपनी करनी चाहिए, इनके साथ में आना चाहिए। अन्यथा होता यही है कि एक जो पिट रहा है वो शोर मचाता है, वो बेचारा पिटता रहता है और उसकी कुछ सुनवाई नहीं होती, और बाद में फिर दूसरे का नंबर आता, फिर वो पिटता, बाकी सब तमाशा देखते रहते हैं, और फिर जब वो पिट पिट का ठीक हो लेता, फिर तीसरे का नंबर आता है, फिर वो पिटता रहता, बाकी तमाशा देखते हैं। तो ये जो लोगों की, देश के लोगों की और सामाजिक संगठनों की भी सोच हो गई है, सोच को बदलकर जो भी किसी के साथ दिक्कत है उसके साथ मिलकर उसको सहयोग करके उसकी ताकत बढ़ाए, उसकी आवाज को मजबूत करना बहुत जरूरी है। पर ये जो जी, ये सवाल जो है, जैसे अभी आपने कहा, प्रधानमंत्री को लेकर ये प्रचार किया जाता है कि विदेशों का, यूक्रेन का युद्ध वो रुकवा देते हैं, लेकिन हमारे ही देश की हिंसा रुकवाने में किसी राज्य में हो रही है वो नाकाम साबित होती है। कुत्ते बिल्ली की लड़ाई हो, प्रधानमंत्री के बस की नहीं, उसे भी रुकवा दे। यूक्रेन की लड़ाई की रुकवाने की तो बात ही छोड़ो। आप, मैं बहुत सीधे शब्दों में कह रहा हूं, ये एक मिथक है, ये जबरदस्ती बनाया गया है प्रचार करने के लिए। क्यों? क्योंकि देश के प्रधानमंत्री को झूठ के अलावा कुछ नहीं आता, और झूठ के प्रचार के अलावा उसका कोई और काम नहीं है। इसलिए वो यूक्रेन युद्ध रुकवाने की बात कही गई, इसलिए गाजा में भी वो रुकवाने की बात कही गई। अबे तू गाजा में रुकवाता है, यूक्रेन में रुकवाता है, ये रहा मणिपुर, यहाँ तो सब कुछ तेरे हाथ में, वहां तो दूसरों से कहनी पड़ेगी, यही रोक दे जाके। विजिट तक नहीं किया, विजिट तक नहीं किया। विजिट तो क्यों करेंगे, वो झंडी हिलाने से फुर्सत मिले। पर वंदे भारत की झंडी हिलानी है ना, कहीं शौचालय का उद्घाटन करना है, कहीं पुल का उद्घाटन करना है, कहीं कुत्ते की कवर हो उसका उद्घाटन करना, ये काम प्रधानमंत्री का रह गया। वहां नहीं जाना है, उस समस्या को नहीं रोकना है। आज 16 महीने 15 दिन हो गए मणिपुर की हिंसा को चलते चलते। एक बहुत छोटा सा राज्य है और वहां पर मिलिटेंट ग्रुप इतने हावी हैं। आप जहां कहीं भी देखो कि भाई यहाँ पर जो है ये आतंकवादी हो रहे हैं, यहाँ पर ये जो है अलग अलग तरह के जो ग्रुप है जो हिंसा कर रहे हैं, विशेषकर जो है ट्राइबल्स, उसमें जो जाते हैं आप उनको रोकने की बात करते हैं। आप मणिपुर में नहीं रोक सकते, बिल्कुल रोक सकते हैं। कोई ऐसी बात नहीं है कि नहीं हो सकती है, जरा सी देर का काम है। ये 2 दिन में मणिपुर की हिंसा 2 दिन में रुक जाएगी, तीसरे दिन की बात नहीं है। अगर रॉकेट लॉन्चर से हमला किया जा रहा है, अगर ड्रोन से हमला किया जा रहा है, तो वो कहां से आ सकते हैं? आने का सोर्स क्या है? आने के 3 ही सोर्स हो सकते हैं। या तो वो जो मिलिटेंट ग्रुप है इतने एडवांस हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कि वो अपने आप ये सारी चीजें बना रहे हैं, ऐसा तो कोई सबूत नहीं है। या यहाँ की जो गवर्नमेंट है, जो भारत सरकार है या वहां की राज्य सरकार है, ये सप्लाई कर रहे हैं, इसके सबूत भी आ रहे हैं। असम राइफल्स वगैरह और उन सबके पास इसके सबूत भी हैं कि हथियार सप्लाई किए जा रहे हैं सरकार के माध्यम से, और या फिर उन्हें बाहर से हथियार मिल रहे हैं। ये जो भी स्थिति है, इन तीनों ही स्थिति में अगर सरकार फेल है उसे रोकने में, तो सरकार जिम्मेदार है, केंद्र सरकार भी और राज्य सरकार भी। अगर आप नहीं रोक पा रहे हैं तो आपके अलावा कौन रोकेगा?
आप 56 इंच का सीने वाली बात करते हैं, सारी चीजें करते हैं, इसे रोकेगा कौन? जिम्मेदारी किसकी है भाई? अगर वहां किसी और मतलब मणिपुर में किसी और की सरकार होती, किसी पार्टी की, तो भी मान लेते हैं। वहां मुख्यमंत्री आपका है, वहां पे, यहाँ पे सरकार आपके पास में है, गृह मंत्री आप है, प्रधानमंत्री आप है, क्यों नहीं रोक पा रहे हैं? तो साफ है कि सरकार ये हिंसा को जारी रखना चाहती है। और इसमें बहुत बड़ा पहलू है, हर कोई जानता है, ड्रग्स का, नार्कोटिक ड्रग्स का जो धंधा है, हजारों करोड़ का जो धंधा है, ये उसके पीछे एक बड़ा राज है। धीरे धीरे सबको समझ में आएगी सारी चीजें। सरकार के पास सारी इंफॉर्मेशन है कि कहां कहां कौन कौन कैसे है, कौन, क्योंकि सरकार के संरक्षण में ही होता है सब कुछ। पुलिस फोर्स, जितनी भी फोर्सें हैं, उनके पास में हर तरह के इंस्ट्रूमेंट, हर तरह की जानकारी होती है, कब कहां कौन क्या कर रहा है। मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं दिल्ली में कहां कहां क्या क्या हो रहा है, कहां शराब बिक रही है, कहां ड्रग्स हो रही है, कहां पे स्मगलिंग हो रही है, किस किस चीज की हो रही है। पुलिस को और सारे डिपार्टमेंट्स को एक एक चीज की मालूम है, नहीं रुकता, नहीं रोका जाता। तो कौन है जिम्मेदार? सरकार जिम्मेदार, केंद्र सरकार जिम्मेदार है। और प्रधानमंत्री को तो डूब के मर जाना चाहिए। लाल किले से लंबी लंबी चौड़ी चौड़ी हाँकते हैं, लेकिन ये जरा सा काम जो 2 दिन में हो सकता है, उसे नहीं करता प्रधानमंत्री। झंडी हिलाने के लिए 2 दिन है उसके पास में, वहां जाके हरियाणा, वहां पे बिहार में जाके झंडी हिला रहे, वंदे भारत की 6 ट्रेन। वहां मणिपुर जाने के लिए टाइम नहीं है, और वहां जाने की भी जरूरत नहीं है। तुम्हें तो यहाँ ऑफिस में बैठ के ऑर्डर करना, तुम्हें सारी रणनीति बना के तुम्हारे पास इंस्ट्रूमेंट, सारे अधिकारी हैं, सब कुछ है, सारा खाका तुम्हारे पास है। एक एक मिनट की, एक एक पल की आपके पास में वहां की इंफॉर्मेशन है। तो आपको यहीं बैठ के बनाना और आदेश करना, और करना कि ये होना है, नहीं हुआ तो किसी भी अधिकारी को बख्शूंगा नहीं। जरा सी देर का काम है, तो बड़ा काम है। अगर नहीं हो रहा तो निश्चित रूप से सरकार का हाथ इसके पीछे, और कोई वजह नहीं है कि मणिपुर की हिंसा न रुक पाए। सर, देश भर में एक और मुद्दा भी है कि बुलडोजर तंत्र जो है वो हावी हो रहा है। किसी एक राज्य का मामला नहीं है, अलग अलग राज्यों में बुलडोजर चलता हुआ दिखाई दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद भी ये काम जो है बदस्तूर जारी है। सुप्रीम कोर्ट को टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को एक्शन लेना चाहिए। कोई रोक रहा उसे? अबे टिप्पणी का भाषण करने के लिए बैठे हो? हाँ, भाषण तो नहीं सुनना, नेताओं के भाषण सुनते रहते हैं रोज की रोज, भाषण नहीं। उनके हाथ में ताकत है, सुप्रीम कोर्ट के हाथ में अथाह ताकत है। अगर वो चाहे तो एक दिन में सारी चीजें ठीक कर सकती है, इन ऑर्डर कर सकती है, और उसके पास संवैधानिक ताकत है। प्रधानमंत्री को भी चाहे तो उल्टा टांग सकती है, सुप्रीम कोर्ट के पास इतनी ताकत है। लेकिन आप करो नहीं, भाषण दो, आपको कमेंट क्यों कर रहे भाई? आप ये गलत है। कमेंट करने की क्या जरूरत है आपको सुमोटो एक्शन लेने की पावर है, संविधान ने पावर दी है, सारी चीजें आपके सामने। आम आदमी अगर जिस चीजों को जानना तो आप भी तो जानने, और आपके पास तो सबूतों के साथ आती है, पूरी फाइल आती है, फिर क्यों नहीं कर रहे आप? और ये बुलडोजर संस्कृति भारतीय जनता पार्टी सरकार की एक नई गुंडागर्दी है, और कुछ भी नहीं। और ध्यान रखना, जब ये सरकारें बदलेंगी तो बुलडोजर यहीं पर होगा। फिर इस बुलडोजर का कैसे इस्तेमाल होगा, फिर इससे परेशान नहीं होना, क्योंकि जो तुम बो रहे हो, ये प्रकृति का नियम है, जो तुम बो रहे हो वही तुम काटोगे, और तुमने बोया है तो तुम ही काटोगे, दूसरा कोई काटेगा नहीं है। ये ध्यान रखना। तो जो बुलडोजर संस्कृति, ये सब भारतीय जनता पार्टी की गुंडागर्दी का नया एक तरीका है। न्याय का प्रतीक मानते हैं। काहे का न्याय है? आप न्याय कर रहे हैं, बुलडोजर चलाया ये कह के चला रहे हैं ना आप। देखिए, आईपीसी में बुलडोजर की कोई जगह नहीं है, सीआरपीसी में बुलडोजर की कोई जगह नहीं है कि अगर कोई अपराध किया तो पुलिस वाले हैं, आप एफआईआर करवाओ, पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन करेंगे, और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जो भी होगा सामने लाएंगे, कोर्ट के सामने लाएंगे। उसमें कहा है कि आप जो है अपराधी का घर तोड़ोगे या आरोपी का घर तोड़ोगे? अपराधी भी नहीं, आरोपी का घर तोड़ोगे? कहीं नहीं है, नहीं है ना। अब आप कहते हो कि ये अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन था, तो वो हरामखोर, ये गाली देके कह रहा हूं मैं, वो हरामखोर अधिकारी, उनको क्यों दंडित नहीं किया गया जिनकी जिम्मेदारी थी कि कोई अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन होना नहीं चाहिए, लेकिन उन्होंने रिश्वत लेकर अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन कराया। किसी भी अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन में किसी अधिकारी को कोई सजा नहीं होती। वो जूनियर इंजीनियर, वो इंजीनियर, वो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, वो सुपरिंटेंडेंट जो है, वो सारे के सारे क्यों उनको पनिशमेंट नहीं होता? कैसे बनने दिया उन्होंने? पब्लिक के पैसे से उनको तनख्वाह जाती है, यही जिम्मेदारी है कि कोई गलत काम ना हो, उन्हें कैसे होने दिया? तो जब अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन होता, करवाते रिश्वत लेके और बाद में तोड़ देते हैं, वो बच जाते हैं, अधिकारियों का कुछ नहीं होता। और जब तक अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन पर अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, उनको टर्मिनेट नहीं किया जाएगा, सस्पेंड भी नहीं करता, नौकरी से मुक्त नहीं किया जाएगा, और लाखों रुपए का जुर्माना उन पर नहीं लगाया जाएगा, तब तक ये रुकने वाले नहीं।
तो जो कह रहे हैं, तो आप देख क्या रहे हैं, आप केवल एक व्यक्ति को सजा दे रहे हैं और बाकी जो उस व्यक्ति की इस अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन में जिसने मदद की, आप उनको समाज सजा नहीं दे रहे, जिनकी जिम्मेदारी थी अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन नहीं होना। पर सुनवाई के दौरान सरकार जो अपना पक्ष रखती है वो ये थोड़ी कहती है कि आरोपी था इसलिए हमने घर तोड़ा, वो तो कह रहे हैं कि इलीगल कंस्ट्रक्शन। मैं क्या कर रहा हूं, अगर इलीगल कंस्ट्रक्शन था तो वो अधिकारी कहां मर गए थे? हर अधिकारी इलाके में, मैं जानता हूं, हमने जो घर बनवाया, जब घर बनना था तो अलग अलग तरीके से डिपार्टमेंट के अधिकारी आते थे, अथॉरिटीज के जो डेवलपमेंट अथॉरिटीज है उनके अधिकारी आते थे, विभाग के अधिकारी आते थे। घर का किसका बनना, हम घर पे बनवा रहे थे, हमारा बनना भैया घर, सब वो दिखाओ कागज। अबे तू जहां से आया उसी ने तो नक्शा पास किया, वहां जाके देखना, हमसे कागज मांग रहा। तो जब हमसे ये कह सकते हैं, मैं एडवोकेट हूं, हमसे ये सारी पूछ सकते हैं, तो जिस समय किसी और का अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन हो रहा है, आप कैसे? और नक्शा पास कौन करता है? नक्शा तो अथॉरिटी पास करती है ना, नक्शा तुम्हारे पास होता है, तुम इंस्पेक्ट करने जाते हो, क्यों नहीं देखते हो उस समय कि एस पर नक्शा बन रहा है या नहीं बन रहा? नहीं बनना तो उसी समय रखवाना चाहिए था आपको, उसी समय डेमोलिश करना चाहिए था, तब नहीं कर रहे। क्यों? तब तो आपने रिश्वत ले ली, और रिश्वत लेके जो बनाता है, जो भी कुछ करना करता रहे, कोई दिक्कत नहीं, हम है ना, चिंता क्यों कर रहा? और जब ये सारी चीजें आती हैं, देन आप ये तोड़ देते हो, तो वो अधिकारी जिम्मेदार है ना, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं है? उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लोगों को यही आवाज उठानी चाहिए। सर, मणिपुर में जो परेशानियां चल रही है उसको लेकर वहां के लोगों का ये भी कहना है कि बाहर से भी कोई एक ऐसा ग्रुप है जो सपोर्ट कर रहा है, इस बारे में क्या? अगर कोई भी बाहर से ग्रुप सपोर्ट कर रहा है किसी भी तरह की, इसका मतलब ये है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों पूरी तरह से फेल हैं। कैसे आ रहा है? इतनी लंबी चौड़ी सीमा है क्या बाहर की, जो बर्मा से मिलती है, ये जो बांग्लादेश से मिलती है, कि इतनी लंबी चौड़ी सीमा है कि हम सील नहीं कर सकते हैं? हमारे पास क्या इस तरह के साधन नहीं है कि हम उसको वॉच कर सकें? सब कुछ है हमारे पास में, आज की तारीख में हम सैटेलाइट से सब कुछ देख सकते हैं। मोदी ने बताया ना, जो वो उसमें पुलवामा के बाद में जाके वो कौवा मारा था, एक जाके वहां बॉम्ब गिराया था पाकिस्तान में, तो उसमें ये बताया था ना कि हमने सारा सैटेलाइट से वॉच किया था। तो सैटेलाइट से आप यहाँ वॉच नहीं कर सकते हो? सब कुछ कर सकते हो, आपके पास सब है, कर नहीं रहे। तो कर नहीं रहे तो इसका मतलब साफ है कि आप ही उस हिंसा के लिए जिम्मेदार हो, और इसमें कोई शक नहीं। देश का प्रधानमंत्री, देश का गृह मंत्री, भाजपा सरकार, केंद्र और राज्य दोनों सरकार, ये सब मणिपुर की हिंसा के लिए जिम्मेदार हैं, और ये जिस दिन चाहेंगे उस दिन रुक जाएगी, जब तक नहीं चाहेंगे नहीं रुकेगी। मैं तो यही कहूंगा इस देश के लोगों को, मोदी सरकार को, मोदी को, भाजपा सरकार को उखाड़ के फेंको जड़ से इस देश से, तभी देश का कुछ भला होगा, अन्यथा ये तबाह कर देंगे, बर्बाद कर देंगे, कुछ छोड़ेंगे। पर सर, जिस तरह से आपने कहा कि सुमोटो लेना चाहिए सुप्रीम कोर्ट, अगर सुप्रीम कोर्ट में कोई मामला है, याचिका दायर की गई है और उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट सिर्फ टिप्पणी करके छोड़ दे रहा है, ये तो कानून से एक तरीके से लोगों से विश्वास उठता हुआ नजर आएगा कि फिर सुप्रीम कोर्ट में जाके भी कोई भाई, और कानून से विश्वास क्या उठेगा? मैं बार बार इसीलिए कहता हूँ, इस देश में अदालतें नहीं है, मर गई, खत्म है इस देश में अदालतें। मैं बार बार क्यों कहता हूँ? यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने और चीफ जस्टिस उसमें शामिल नहीं है, एक मुकदमा इलेक्टोरल बॉन्ड का किया, कर दिया आपने, बहुत बढ़िया मुकदमा आपने डिसाइड किया, 5 जजेस की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने। इलीगल है वो, गैर कानूनी है, गैर संवैधानिक है, कर दिया आपने। उसके बाद में आपके पास सारी इंफॉर्मेशन आ गई कि सरकार ने किस आदमी से कितना चंदा लिया और उसको कितने का धंधा दिया। अगर चंदा लेके धंधा दे रहे हो, इसका मतलब ये रिश्वत ली है नहीं है? जो करप्शन का जो चार्जेस है वो लगने चाहिए, उसमें केस होना चाहिए। किसके खिलाफ होना चाहिए? देश के गृह मंत्री के खिलाफ, देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ, और भारतीय जनता पार्टी और इनके खिलाफ जो है बाकायदा उसके अध्यक्ष के खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए कि आपने धंधा लेके, आप मतलब जो काम कर रहे हैं, धंधा, चंदा लेके धंधा दे रहे हैं, आप भ्रष्ट व्यक्ति हैं। देश का प्रधानमंत्री भ्रष्ट व्यक्ति है, बेईमान व्यक्ति है, सारी होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? कुछ नहीं। सारी जानकारी के बाद भी आप सुमोटो एक्शन ले सकते थे या नहीं? इसके अलावा महाराष्ट्र सरकार का मुकदमा आया, एकनाथ शिंदे की जो सरकार है, देश की जो सबसे बड़ी अदालत है, वो कहती है, चीफ जस्टिस कहते हैं कि गैर संवैधानिक सरकार है। अब एक गैर संवैधानिक सरकार है भाई, तो आपने उसको बर्खास्त क्यों नहीं किया? वो सरकार चल रही है। देखिए मतलब कितनी मजेदार बात है, देश के 140 करोड़ लोगों के सामने, देश की सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के सामने, तमाम अधिकारियों, तमाम केंद्र और राज्य सरकारों के सामने एक गैर संवैधानिक सरकार चल रही है, उसे चलने दिया जा रहा है, और ये सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि वो गैर संवैधानिक सरकार।
तो किस सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हो? उस सुप्रीम कोर्ट को ना न्याय की पता है ना किसी चीज की पता है, वो किस तरह से काम करते हैं हम सब अब समझ गए हैं। सब ऐसे मामलों में विपक्षी जो पार्टियां हैं जो कहती हैं कि लोकतंत्र का गला बीजेपी घोट रही है, तो वो पार्टियां खड़ी क्यों नजर नहीं आती जब एक आम व्यक्ति का घर गिराया जाता है? लोकतंत्र का गला केवल पक्ष ये सरकार ही नहीं घोट रही, लोकतंत्र का गला विपक्ष भी घोट रहा है और घुटते हुए देख रहा है। क्यों? तीन बड़ी एजेंसियों ने, द वायर ने, वोट फॉर डेमोक्रेसी ने और आपके एडीआर ने, इन तीन बड़ी एजेंसियों ने सिद्ध कर दिया कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बड़ी जबरदस्त तरीके से धांधली हुई। लगभग 5 करोड़ वोटें बढ़ाई गई, 5 करोड़ वोटें, और उसके बाद 79 सीटें जीत गई बीजेपी। अगर ये वोटें नहीं बढ़ाई जाती, बेईमानी नहीं होती, तो 79 सीटें बीजेपी हारती। इसका मतलब बीजेपी 160 पर सिमट जाती, बीजेपी की सरकार नहीं बनती। मोदी जो छाती पे बैठा है, देश की छाती पे, वो मोदी वहां बैठता नहीं। कोई और प्रधानमंत्री होता, कोई और होता, सरकार नहीं बनती। ये सब कुछ होने के बाद, सारे सबूत देने के बाद भी विपक्ष का एक भी नेता, इंक्लूडिंग राहुल गांधी, हम सारे, एक भी नहीं बोला कि इस प्रधानमंत्री को 1 सेकंड भी सीट पर बैठने का नैतिक अधिकार नहीं है। कैसे बैठा है? बेईमानी से जीत के आया, उसका जीना हराम कर देते, आंदोलन करते हैं, सड़क पे आते, कोई बोला नहीं बोला। तो केवल एक गला घोट रहा है, दूसरा आराम से गला घोटते हुए देख रहा है, वो भी उतना ही बड़ा अपराधी है। ये है स्थिति। तो पक्ष हो विपक्ष हो, सबने देश की जनता को मारने का और मरते हुए देखने का सबने जो धंधा बना रखा, और कुछ भी नहीं। और इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, देश की जनता इसी को अपनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। जैसे मणिपुर वाले लड़ रहे हैं, जैसे किसान लड़े, जैसे सीएनआरसी में लोग लड़े, लड़ना पड़ेगा, जन आंदोलन बनाना पड़ेगा। और सबसे पहले जो काम करना पड़ेगा, मोदी को और भाजपा सरकार को न केवल केंद्र से बल्कि राज्यों से भी पूरी तरह से उखाड़ के फेंकना पड़ेगा, तभी इस देश का कुछ भला हो सकता है। पर जहां पर कांग्रेस की सरकारें हैं, हम हिमाचल की बात कर लेते हैं, एक उग्र भीड़ जो है मस्जिद को तोड़ने निकल जाती है। और ये एक शहर का मामला नहीं है, पहले शिमला, फिर उसके बाद मंडी, फिर कांगड़ा, पालमपुर, धीरे धीरे जो, और अब हिमाचल। भाई मैंने जो अभी आपको बताया कि जब तीन एजेंसियों ने सिद्ध कर दिया कि 2024 के चुनाव में बेईमानी है, उस पर नहीं बोल रही कांग्रेस, विपक्ष का कोई और नहीं बोल रहा, तो वहां मस्जिद टूट जाती है, तोड़ने निकल जाती है भीड़। उसे रोकें, उन्हें नहीं रोका, तो इसमें कौन सी आश्चर्य की बात है? कोई नई बात थोड़ी है। कोई सरकारों का, जो अब तक की सरकारें चल रही थी या चल रही हैं, इनका कोई चरित्र में कोई बहुत ज्यादा फर्क मुझे तो नजर नहीं आया। आपको नजर आता हो तो बताओ। और ये संविधान बचाने की बात करते हैं। ये संविधान, बात तो कुछ भी कर लो भाई, बात करने में क्या। हमारे एक साथी कहते हैं मुंह के आगे मैदान है, जितना चाहो बोल लो, जो चाहो बोल लो, कोई फर्क थोड़ी है। बात उसकी नहीं, बात यह है कि आप काम क्या कर रहे हैं। कम से कम जहां अधिकार आपके हाथ में है, जहां सरकार आपके हाथ में है, जहां पावर आपके हाथ में है, वहां तो करो, वहां तो रोको। अगर वहां नहीं रोक रहे तो साफ है कि तुम भी वैसे ही हो जैसे। लोकतंत्र ऐसी बढ़ता जाएगा, ये जो नफरत है ये रुकेगी कैसे? जब इस देश के लोग समझ लेंगे कि अब उन्हें लड़ना है। और मैं बार बार कह चुका हूं, इस देश के लोगों को एक बार तो लड़ना ही पड़ेगा। वो आज लड़ रहे हैं सरकारों से, इस देश में जो गुंडा तत्व है उनसे, सरकारों से लड़ना पड़ेगा। आम जनता जो है, जो घरों में बैठी है, चुप बैठी है, उसको लड़ना पड़ेगा। केवल वोट देने से बात नहीं बनेगी, वोट तो आपकी लूट ली जा रही है। सड़क पे आकर जन आंदोलन बनाना पड़ेगा, जन आंदोलन करना पड़ेगा, तब ही ये देश बच पाएगा, अन्यथा नहीं। अब केवल जन आंदोलन ही एक रास्ता है। जब कोर्ट भी बेकार हो चुकी हो, सरकारें लगातार अत्याचार कर रही हो, तो आप कौन रोके? केवल सा नजर आ रहा है, क्या करें? नहीं, मुस्लिम को अपनी लाचारी तोड़नी पड़ेगी, छोड़नी पड़ेगी मुस्लिम को। किस बात के लिए लाचार है? क्या उसकी संख्या कम है? क्या उसके पास ताकत कम है? क्या उसके पास बुद्धि कम है? साहस कम है? मुस्लिम समाज की बहन बेटियों ने, बच्चियों ने इतनी जबरदस्त लड़ाई लड़ी सी है एनआरसी की, पूरे देश में सरकार की तो हिला कर रख दिया, सरकार को घुटनों पे ला दिया। कहाँ कम है? अगर नेता खामोश है तो नेता बदल दो, नेता नहीं लाओ, दूसरे नेता लाओ। बहुत सिंपल सी बात है, सड़क पर आना पड़ेगा, जन आंदोलन करना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा, ये चीजें बदलनी पड़ेंगी। ये जो भावना आपने बना ली है कि जो बीजेपी को हराएगा हम उसको वोट देंगे, बीजेपी को हराना जरूरी है, लेकिन वोट किसको देना है ये भी सोचना पड़ेगा। कौन उनका नेता होना चाहिए ये भी सोचना पड़ेगा। या तो अपने में से लगाओ, निकालो नेता, नहीं तो जो आपको दिख रहे हैं उनमें से जो बेस्ट है उसको छाटो। निकलने की बात कर रहे हैं, सिर्फ एक आरोप के चलते घर, दुकान, मकान सब तहस नहस हो रही है। क्या फर्क पड़ता है यार? जिंदगी बर्बाद हो जाती है, लोगों की जानें चलाई जाती है। ईंट पत्थरों की बात छोड़ो, आप लोगों को मार दिया जाता है। आप गुजरात भूल गए क्या?
हजारों लोगों को काट दिया गया, लेकिन ये तो होता रहा है संघर्ष। आपने जब आजादी की लड़ाई लड़ी, उस आजादी की लड़ाई में जो है करीब 63-64 जो ये रहा इंडिया गेट, जाके देख लो, नाम लिखे पड़े, वो मुस्लिम समाज के लोग थे जिन्होंने देश की आजादी के लिए जान दी। अभी इतनी बड़ी संख्या में आप देश की आजादी के लिए जान दे सकते हो, अब अपने आप को बचाने के लिए खड़े नहीं हो सकते क्या? घर मकान टूट जाएगा, जेल में चले जाओगे तो क्या फर्क हो जाएगा? जेल में चले जाओगे, मैं लड़ूंगा मुकदमा, क्या दिक्कत है? मैं लड़ूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट, आप में मुकदमा लड़ो तो सही, लड़ना आप ही को पड़ेगा। दर्द जिसको है, दुख जिसको है, पहले उसको खड़ा होना पड़ेगा, दूसरा कोई साथ ही देगा। तो ये समझो कि दूसरा आके जो हमारे दुख दर्द दूर कर जाएगा, ऐसा होता है। सर, अंतो मुद्दा तो यही है कि आखिर कब तक ये चीजें चलेंगी? जब तक आप सोते रहोगे तब तक चलती रहेंगी। जिस दिन जाग जाओगे, जाग के खड़े हो जाओगे, और खड़े भी लठ लेके खड़े हो जाओगे, उस दिन ये रुक जाएंगे। जागने पे तो ज्यादा चलता है ना बुलडोजर। जागने पे ज्यादा चलता है, अभी आप जागे नहीं, इसका मतलब जिस दिन जागे कोई बुलडोजर नहीं चलेगा। कोई किसी की हिम्मत नहीं है जो एक कदम भी उधर बढ़ा। जयपुर में आंदोलन ही तो क्या था, जगा ही तो रहे थे वो, देखिए जगा रहे थे, जागे नहीं ना, जगा रहे थे लोग, जागे नहीं ना, जाग जाएंगे उस दिन हो जाएगा। अब देखो तमाशा, आप जिस दिन लोग जाग जाएंगे उसी दिन काम होगा। मस्जिदों को अवैध बताया जा रहा था, तो मंदिर अवैध नहीं है? मैं बता दूंगा, लाखों की संख्या में मंदिर अवैध है, लाखों की संख्या में। पार्कों में बने हैं मंदिर, सड़कों पर बने हैं, ग्रीन एरिया जो है उसमें बने हैं, समझे ना। और तो और जाके देख लो, ये कड़कड़डूमा कोर्ट है, कड़कड़डूमा कोर्ट के कोने पर बना रखा मंदिर, बना। अभी देखो आप कॉलोनियां जा रही हैं, कॉलोनिया की दीवार के साथ में मंदिर, आधी सड़क घेर रखी है, वहां मंदिर बने हैं। दिल्ली में देख लो आप, कहीं और जाने की तरफ, ये सब बने हैं, पर क्योंकि सत्ता उनके हाथ में है, जो अधिकारी हैं वो उनके सपोर्टर है, उन्हीं के लोग, इसलिए कुछ काम नहीं होता, इसलिए उन पर बुलडोजर नहीं चलता। मुस्लिम तो इतने डर में है कि अपना आप खुद ही तोड़ने लगे मस्जिद को। तो अगर मुस्लिम डर में है तो तुम बैठे रहो, आज तुम्हारी मस्जिद तोड़ी गई, कल तुम्हारी गर्दन काट दी वो खुद को माइनॉरिटीज में काउंट कर रहे हैं सर। कौन? मुस्लिम नहीं, मुस्लिम माइनॉरिटी में मुस्लिम है ही नहीं। माइनॉरिटी में तो सबड़ समाज के लोग हैं, ये 15% जनरल के जो लोग हैं ये माइनॉरिटी में। मुस्लिम कहां से माइनॉरिटी में हो गए? 20 करोड़ की आबादी माइनॉरिटी में होती है क्या? अब अपने आप को आप मानते हो माइनॉरिटी में, आप मानते रहो या तो मैं बीमार हूँ, मरा हुआ, यार मैं बिल्कुल कर नहीं सकता, लड़ नहीं सकता, तो इसका इलाज क्या है?